आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा जय हिंद। और कल पहली क्लास थी, आज हमारी सेकंड यानी कि दूसरी क्लास है। थोड़ा सा थोड़ा सा मैं आप सब बच्चों को सबसे पहले तो शुक्रिया अदा एक अपनी तरफ से करूंगा कि आप सब बच्चों ने जिस तरीके से जो प्यार दिया है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका जो एग्जाम है वो जरूर 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 निकले। और जो भी हमारी तरफ से हो सकता है, जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट या जो भी रूल है, वो जो भी जितनी भी मेहनत से हम आपके लिए कर सकते हैं हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी टीम लगी हुई है, मैं अकेला नहीं। यहाँ पे जो मैं हम कह रहा हूँ, हम सारी टीम के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो भी टीम है वो अच्छा वर्क कर रही है और आपके लिए मेहनत कर रही है। और कोशिश करेंगे कि आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, ये आपका जो प्यार हमारे लिए बड़ा अनमोल है और आपकी भी मेहनत सफल हो, हमारी भी मेहनत सफल हो। ठीक है। कुछ बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े हैं, उन बच्चों का ये कहना है कि मैं बहुत जल्दी समझा रहा हूँ या जल्दी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक चीज को दोबारा से मैं नहीं बता रहा हूँ, एक ही बार बता रहा हूँ। थोड़ा मैं इस चीज को इम्प्रूव करूंगा, डोंट वरी। हो सकता है कि जल्दी का इसलिए रहा हो क्योंकि मुझे एक तय समय में, एक टाइम लिमिट में मुझे चीज को खत्म करना था। ये एक थोड़ा सा मैटर था कि जो भी हमारे पास टाइम था, उस टाइम के ड्यूरेशन में मुझको चीजों को समेटना था, खत्म करना था, इसलिए वो थोड़ा जल्दी आपको लगा होगा। लेकिन ठीक है, आज हम थोड़ा सा इसको टाइम टेकिंग में लेके जाएंगे, आज अपन थोड़ा सा लेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपको एक एक चीज भी समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और आप क्लास देखिए, आज हम टेस्ट करेंगे, आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम टेस्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, एयरफोर्स का। और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे, बातें भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट 2, हाँ ये ठीक चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। क्वेश्चन कह रहा है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। जब आपके सामने यहां पे आइदर और नाइदर नॉर, जब इस तरीके की कंडीशन आती है, जब इस तरीके की कंडीशन आती है, या फिर मान लीजिए यहां पे नॉट ओनली आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर ये आ जाए, इस तरीके से आ जाए, आप देखिए ये जोड़ा है। ये क्या है? ये जोड़ा है, पेयर में जा रहा है। ये देखो, ये पेयर है, आइदर का पेयर है और नाइदर का पेयर है, नॉर नॉट ओनली का पेयर है, बट आल्सो, ये पेयर है यानी कि जोड़ा है। तो याद रखिएगा, जो इसके बाद में आता है, इसके बाद, किसके बाद में? और के बाद, नॉर के बाद, बट आल्सो के बाद, जो भी आएगा वही हमारा मेन सब्जेक्ट माना जाता है। तो आप देखिए, इसमें 2 सब्जेक्ट है, नाइदर के बाद में क्या लिखा आ रहा है? द टीचर। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा चेंज करता हूं ये। देखिए, नाइदर के बाद में यहां क्या आ रहा है? द टीचर। और देखो, नाइदर के साथ जोड़ा कौन सा है? नॉर का जोड़ा है, बिल्कुल सही है। लेकिन नॉर के बाद में लिखा क्या है? दी स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे क्या लिखा आ रहा है? दी स्टूडेंट्स। देखो आ रहा है कि लिखा? बिल्कुल। तो अब द टीचर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? द स्टूडेंट से। इसी के अकॉर्डिंग यहां हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज की जाएगी। तो आप देखिए, द स्टूडेंट लिखा है, ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो इसमें प्लूरल कौन सी है? इज सिंगुलर होती है, वॉज सिंगुलर होती है, हैज सिंगुलर होती है। एक ही राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आपको हिंट, जो भी हिंट हो सकती है, जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी हिंट है, मैं आपको सारी दूंगा। अगर रूल है तो रूल भी बताऊंगा आपको, आप रूल से समझ लो या हिंट से समझ लो। हमारा मेन जो पर्पस है वो है आपका एग्जाम निकलवाना। आपका एग्जाम निकलना चाहिए, बस किसी भी कीमत पर एग्जाम निकलना चाहिए। तो देखो भाई, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, आप याद रखना बच्चों कि नाइदर नॉर का तो जोड़ा है, चल रहा है। लेकिन जहां जब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भरने की बात आएगी, तो जो नाइदर के बाद वाला सब्जेक्ट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उससे हमको मतलब है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, आप देखिए दूसरे नंबर का सेंटेंस, आप देखिए क्या कह रहा है? बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, आ रही है। और यहाँ पे कह रहा है द प्लेन डैश। आप याद रखना बच्चों, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी। क्या बताई थी? मैंने आपको एक बात बताई थी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस अगर दिया हो और बिफोर दिया हो,
तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमेशा यूज किया जाता है, ये मैंने आपको कल बताया था। आप देखिए यहाँ पे मुझे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस देखने को मिल रहा है, मिल रहा है। अब आगे की तरफ यहाँ पे उन्होंने कॉमा लगाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा है लगा रहने दो। जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है यानी पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो अब मुझे अगला जो सेंटेंस है वो मुझे पास्ट परफेक्ट में चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट में हम लगाते क्या हैं, हम लगाते हैं सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान से देखो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आ रही है, टेक्स ऑफ, ये तो गलत हो गया। हैड टेकन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है भैया। हैज टेकन ऑफ, ये गलत हो गया। टुक ऑफ, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, यानी समय से हम स्टेशन पहुंच गए। इसका मतलब पहले पहुंच गए हम स्टेशन। अब पहले पहुंच गए तो क्या हुआ, द प्लेन हैड टेकन ऑफ। क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जो प्लेन है वो क्या हुआ था, टेकन ऑफ, यानी कि उड़ चुका था जब हम स्टेशन पहुंचे, या सॉरी माफ करना, एयरपोर्ट है, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और छोटी सी बताता हूं, ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना। यहाँ पे आपको रीच्ड दिखाई दे रहा है, रीच्ड दिखाई दे रहा है आपको, रीच। रीच के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं की जाती बेटा, कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं की जाती। देखो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगी है। देखो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है इधर। तो याद रखना, रीच के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती, ये दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है, ही इज गुड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। जब भी आपके सामने वीक लिख के आ जाए, जब भी आपके सामने गुड लिख के आ जाए और जब भी आपके सामने बैड लिख के आ जाए, इन तीनों के साथ लगाया जाता है एट। क्या लगाया जाता है इन तीनों के साथ, एट। वीक एट में कमजोर होना, गुड एट में अच्छा होना, बैड एट में बुरा होना। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पे लिखा आ जाता एक्सीलेंट, यही लिखा आ जाता परफेक्ट, यही लिखा आ जाता एड्रॉइट, यही लिखा आ जाता आपके सामने स्किल्ड। आप देख रहे हो ये वर्ड्स आप दिखाई दे रहे हैं, एक्सीलेंट, परफेक्ट, एड्रॉइड, स्किल्ड। अगर इस टाइप के वर्ड कभी भी आपके सामने देखने को आए, इस टाइप के वर्ड कभी भी देखने को आते हैं, तो इनके साथ लगाया जाता है इन। क्या लगाया जाता है, इन। तो अब इसका राइट आंसर देख लो, गुड के साथ में क्या लगाया जाएगा, एट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो इसका राइट आंसर हो गया एट। ये याद रखना, वीक, गुड या बैड, इन तीनों के साथ लगाया जाता है एट। एक्सीलेंट, परफेक्ट, एड्रॉइट, स्किल्ड, अगर इस टाइप का कोई भी वर्ड आपको मिलता है तो इसके साथ लगाया जाएगा इन। ये बात हमेशा याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब होता है बेहतर होना, मैं बेहतर होना, मैं बेहतर होना। ठीक है बेटा, ये मतलब होता है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ अबंडन। अबंडन की बात कर रहा है बेटा, अबंडन, अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, लीव। समान अर्थी वर्ड चाहिए, नहीं समान चाहिए, सिमिलर वर्ड चाहिए। सिनो का मतलब सिमिलर वर्ड चाहिए हमको, और अगर हमको सिमिलर वर्ड यहाँ पे चाहिए तो अबंडन का मतलब लीव, छोड़ना। देखो कलेक्ट होगा नहीं, कलेक्ट माने होता है इकट्ठा करना। प्रोटेक्ट होगा नहीं, इसका मतलब रक्षा करना। कंटिन्यू होगा नहीं, इसका मतलब होता है जारी रखना। तो इसका एक ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लीव। अबंडन का मतलब होता है लीव। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि देखा होगा जो अपन रेल में जब अपन सफर करते हैं यानी ट्रेन में, तो आपने कभी नोटिस किया है जो पहले, जो आज तो बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, डिजिटल हो गया है सब कुछ, लेकिन जब पहले, जब कहीं भी कंप्यूटर नहीं था या कंप्यूटर का बहुत कम यूज था, उस टाइम पे एक घर जैसे बने रहते थे, उसमें कैंची से बदलते थे, पटरी बदलते थे, पटरी याद होगा आपको, पटरी बदलने के लिए उसमें मशीनें लगी रहती थी। तो अब कभी आप उनको पढ़ना अच्छे तरीके से, वहां पे लिखा मिलेगा आपको अबंडन, ये लिखा मिलेगा, उनकी दीवारों पे लिखा मिलेगा अबंडन, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। अबंडन का मतलब ही होता है छोड़ा हुआ, यानी अब
रेलवे को जरूरत नहीं है वहां पे, रेलवे कर्मचारियों को वहां बिठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से ही वो लोग क्या करते हैं, पटरियों को चेंज कर लेते हैं। और किससे, कंप्यूटर, सब कुछ डिटेलाइज्ड है, तो वहीं से वो बैठे बैठे कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं पटरियों को, अब जरूरत नहीं है। तो अब उन पर वो क्या लिखेंगे, अबंडन लिखेंगे, क्योंकि छोड़ दिया, त्याग दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं है अपन को। तो अबंडन का मतलब हो गया लीव। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, चूज द एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट चाहिए अपन को। क्या चाहिए यहाँ पे भैया, अपोजिट चाहिए। अब अपोजिट वर्ड चाहिए, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सपेंड। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सपेंड। अच्छा, एक्सपेंड का मतलब समझना, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार, विस्तार, विस्तार। विस्तार का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को क्या करना, एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को विस्तार करना, विस्तारित करना, एक्सपेंड। ठीक है, अच्छा एक्सपेंड। अब इसका अपोजिट चाहिए, जब विस्तार करना तो उसको सकोड़ना। भाई कोई चीज बड़ी हो रही है, उसको छोटा करना या सकोड़ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्रा। ऑप्शन नंबर सी। देखो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो ये तो इसका सिनो हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा एक्सपेंड का, तो ये तो नहीं है। एक्सटेंड का मतलब भी बढ़ाना होता है, तो ये भी सिमिलर वर्ड में चला जाएगा। एनलार्ज का मतलब भी बढ़ाना होता है, तो ये तीनों के तीनों जो वर्ड है ना, ये इसके सिनो है, यानी सिमिलर वर्ड है तीनों एक्सपेंड के। और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कॉन्ट्रा, यानी कि उसको सकोड़ना या उसको छोटा करना। ठीक है, वन वर्ड की बात करते हैं। क्या कह रहा है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि कोई ऐसा जो आशा की तरफ देखता है, रोशनी की तरफ देखता है, अंधेरे की तरफ नहीं देखता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। इसको हम क्या कहेंगे, आशावादी। ठीक है, अच्छा पेसिमिस्ट क्या हो गया, इसी का अपोजिट हो गया पेसिमिस्ट, इसे बोलते हैं निराशावादी। इसको हम क्या बोलते हैं, निराशावादी। याद रखिएगा, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, एट द डार्क साइड, यानी ऐसा कोई जो अंधेरे की तरफ देखता है, निराशा की तरफ देखता है, ऐसे व्यक्ति को हम पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, इसको हम क्या बोलते हैं, नास्तिक। देखो ध्यान से देखना बच्चों, इसको बोला जाता है नास्तिक। अब इसमें आप कुछ मत करो, देखो स्पेलिंग देखना, ATHIST, यही है ना। अब कुछ मत करो, इसमें से बस एक छोटा सा काम कर दो कि यहां से ये ए हटा दो, बस। अब क्या हो गया इसका मतलब, थीस्ट, इसका मतलब हो गया आस्तिक, इसका मतलब क्या हो गया, आस्तिक। तो देखो दोनों स्पेलिंग आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नास्तिक, ए लग गया है बस। अगर इसमें से मैंने ए हटा दिया तो क्या हो गया, थीस्ट, यानी कि आस्तिक। ये नास्तिक है, ये आस्तिक। ठीक है, मेरी थोड़ी हिंदी पे मत जाना, हिंदी थोड़ी खराब हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इगोइस्ट, इसका मतलब क्या होता है, घमंडी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, घमंडी बोलेंगे। एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जो अभिमानी है, अहंकारी है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, There is water in the tank, so we can manage for a few days. मेरी बात को सुनना, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे लिखा है वाटर, पहली बात तो यहाँ पे वाटर लिखा है, तो ये हमारा कौन सा नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। जब वाटर लिखा हुआ है तो ये कौन सा नाउन है भाई हमारा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन दो होते हैं, एक को कहा जाता है मटेरियल और दूसरे को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ये दो हमारे अनकाउंटेबल हैं। तो वाटर कौन सी कैटेगरी में आता है, मटेरियल में आता है। मटेरियल नाउन में आएगा आपका वाटर। ठीक है, अच्छा मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, वो होते हैं जो पानी की तरह बह जाए, ठीक है, या फिर हवा चले और उड़ जाए। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी नहीं है जो पानी की तरह ना बहे। जैसे सोना चांदी लोहा भी अगर हम ले लें, उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अनकाउंटेबल है, मटेरियल का पार्ट है। जैसे जैसे मान लीजिए राख है, धूल है, मिट्टी है, कोहरा है, धुआं है, ये सारी चीजें हवा में उड़ती हैं, मटेरियल है। हवा में उड़ जाए और पानी की तरह बह जाए, मटेरियल होती है। ठीक है, अनकाउंटेबल का पार्ट है बेटा ये। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट जिसे देख ना सके, छू ना सके, महसूस कर सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। यानी कि सच नाउन्स that can't be touched or seen
बट कैन बी फेल्ट। याद रखिएगा, ऐसा कोई नाउन जिसे हम देख ना सके, छू ना सके, लेकिन महसूस कर सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसको काउंट किया जाता है। अब देखिए ध्यान से देखना, हमको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में लेना है क्या लेगी। तो सबसे पहली बात तो फ्यू और आप फ्यू के बाद, बेटा ध्यान से देखना, फ्यू और आप फ्यू के बाद हमको चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन कट गए, दोनों कट गए। अब मैनी के बाद हमको क्या चाहिए? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। क्या चाहिए भैया? प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। तो ये ऑप्शन भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे यूज क्या करना पड़ेगा अपन को? अ लिटिल। तो सेंटेंस हो गया, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, थोड़ा सा पानी टैंक में है, सो वी कैन मैनेज फॉर अ फ्यू डेज। तो हम कुछ दिनों के लिए क्या कर सकते हैं? उसको मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। हाँ, अपने पास पानी है, व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या देखो, देखो ध्यान से देखना बच्चों, अभी मैंने बताया अब फ्यू, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। देखो इधर क्या लिखा है? अ फ्यू डेज। देखो अब ध्यान से देखो, डेज लिखा है कि नहीं लिखा? अब फ्यू के बाद में डेज लिखा है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ध्यान से देखना क्या कह रहा है? स्टूडेंट। अब बेटा स्टूडेंट लिखा है, इसका मतलब सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर। ध्यान से सुनना बेटा, मच के बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन आता है? अनकाउंटेबल नाउन आएगा मच के बाद। क्यू के बाद कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। मैनी के बाद कौन सा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा आएगा बेटा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और एवरी के बाद कौन सा आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट से नहीं लिखा, तो इसका मतलब ना तो बी, ना सी और ना डी, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एवरी स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे उसके लिए हम हिज भी लगा रहे हैं। स्टूडेंट तो एक ही है ना अपने पास, इसलिए हिज लगा रहे हैं। हिज आइडेंटिटी कार्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो एग्जाम हो गया हमारा, 8वां नंबर भी बिल्कुल क्लियर, दी एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? दीज सोल्जर्स, यानी कि जो सैनिक हैं, फॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है फॉट। भाई फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फॉट। आपने फाइट लिखा, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉट। यही सेकंड है, यही थर्ड है, ठीक है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है फॉट। अब वो कह रहा है ग्रेट करेज, ठीक है? यहां पे देखना, करेज का मतलब होता है साहस। अनकाउंटेबल नाउन है, ये नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, साहस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल दो होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो किसमें जाएगा ये साहस? दिखता तो नहीं है ना, महसूस होता है, महसूस वाली चीज जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे देख ना सके, छू ना सके, महसूस कर सके। तो देखो करेज माने साहस। अब जो भी इसके पहले आएगा उसको कहते हैं एडजेक्टिव। याद रखना बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं बच्चों? किसको कहते हैं एडजेक्टिव? तो ध्यान से देखना किसको कहते हैं, यानी कि नाउन अगर दिया है और नाउन से पहले कोई वर्ड दिया है, तो समझ जाना वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, याद रखना, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है ग्रेट, नाउन से पहले आ गया, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है इनमें से कोई एक। तो देखिए ध्यान से सुनना बेटा, एट आएगा नहीं, बाय आएगा नहीं, फ्रॉम आएगा नहीं, एक ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना इस चीज को, हम क्या कहते हैं बेटा? फाइट विथ। फाइट विथ, फाइट विथ का मतलब होता है के साथ। अब ध्यान से देखना, सैनिक लड़े बहुत 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 साहस के साथ लड़े, तो इसलिए यहां पे विथ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? विथ, के साथ, के साथ लड़ना। तो कैसे लड़े हैं वो? भाई लड़े कैसे हैं? वो बहुत साहस के साथ लड़े हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें मैंने आपको कल भी एक चीज समझाई थी बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए, ये इफ वाला रूल है। कौन सा वाला रूल है? इफ वाला। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा केस है? प्रेजेंट केस है। तो मैं आपको कल मैंने बताए थे आपको पास्ट केस, दोनों आपको कल पास्ट केस समझाए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट केस का ये आ गया है, तो प्रेजेंट केस बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना,
इसका प्रेजेंट केस कौन सा होता है, थोड़ा सा देख लेना बच्चों है। इसका देखो प्रेजेंट केस कौन सा होता है। कल मैंने आपको पास्ट केस बताया था, आज मैं आपको प्रेजेंट केस बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप इफ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की 5वीं फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। कॉमा लगाने के बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की 5वीं फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये वाला केस नहीं आएगा तो फिर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा विल या सेल, और उसके बाद लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बेटा ये बात याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये दो केस चलते हैं, है तो एक ही केस लेकिन दो इसलिए हैं क्योंकि अगर मान लीजिए ये सेंटेंस दिया है सब्जेक्ट B5 B1 ऑब्जेक्ट, तो अगला भी केस यही होगा, सब्जेक्ट B5 B1 ऑब्जेक्ट। अगर ये वाला केस नहीं हुआ तो सब्जेक्ट विल सेल B1 ऑब्जेक्ट, ये केस होगा। इसी के आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है इफ यू वर्क हार्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी कि समझ में आ गया कि ये वाला केस चल रहा है अपना। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि यू आ रहा है, इफ यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे हमको या तो यही केस दे दो B5 B1 दे दो, या विल सेल के साथ B1 दे दो। तो आओ जरा देखते हैं। तो वुड तो आएगा नहीं, तो कट गया, शुड हैव कट गया। अब हैड तो वैसे भी नहीं आएगा, एक ही राइट आंसर बचा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीचे वाला दे दिया उन्होंने। तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल सक्सीड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। याद रखना जो भी रूल है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाना पड़ेगा। दिमाग में नहीं बिठाओगे तो बिल्कुल खेल खत्म हो जाएगा बुरी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है माउंट एवरेस्ट इज माउंटेन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बोल रहा है, पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट क्या है भैया, क्या है, सबसे ऊंचा है, ये बताने की कोशिश हो रही है। तो देखना यहां पे वैसे भी हमको द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का फीलिंग आ रहा है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्यों आ रहा है बेटा, इसलिए आ रहा है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री इकलौती ऐसी डिग्री है जो ये कहती है कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूं, सबसे ज्यादा, यानी सभी से कंपैरिजन हो जाता है उसका, एक आदमी से नहीं होता, सबसे हो जाता है। इतनी बात समझ। देखो कंपैरिजन करने के लिए मुझे 2 आदमी चाहिए, कम से कम 2 आदमी, लेकिन जब मैं सभी से अपने आप को श्रेष्ठ बताऊंगा तो वो सुपरलेटिव हो गया, सबसे सर्वोत्तम हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखना वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, माउंट एवरेस्ट इज माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोल रहा है। तो पूरी दुनिया में तो वो सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है ना। तो देखो दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री कहां है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही राइट आंसर है। हाई कट गया, हायर कट गया, वेरी हाई होगा नहीं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, खत्म, खेल ही खत्म। आ गया समझ में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहां पे देन लग के आ रहा है बेटा, देन, जब देन लग के आ रहा है तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। बेटा कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री है तो याद रखना, याद रखना हमको हमेशा क्या चाहिए, A2 का कॉन्सेप्ट चाहिए। A2 का मतलब क्या हो गया, जैसे 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 मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है बेटा ब्रेव, तो यहाँ पे A2 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेवर। यहाँ लिखा आपने गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटर। यहाँ पे आपने लिखा ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मोर ब्यूटीफुल। यानी हमको क्या चाहिए, यहाँ क्वालिटी चाहिए। अब देख लो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग तो आएगा नहीं, इसको काट दो, मोर इंटरेस्टिंग आएगा, यस ऑप्शन नंबर बी आएगा भैया। मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, दी मोस्ट इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, ये भी कट गया, क्योंकि बात हम देन की कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में मुझे A2 चाहिए, यहाँ A2 का मतलब क्वालिटी चाहिए, तो यहाँ मोर इंटरेस्टिंग आएगा। जैसे ब्यूटीफुल का करते हैं ना मोर ब्यूटीफुल, वैसे यहाँ मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मोस्ट इंटरेस्टिंग तो सुपरलेटिव डिग्री में चला गया, नीचे वाला भी सुपरलेटिव डिग्री है, ऊपर वाला भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो याद रखना ये दोनों नहीं आएंगे अपने, एक ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ये डिग्री आपकी पॉजिटिव डिग्री है बेटा, याद रखना ये डिग्री आपकी कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों की पहचान सुन लेना। पॉजिटिव डिग्री की पहचान है सो या एज लगाएगा, उसके बाद A1 आएगा और उसके बाद में एज आएगा बेटा।
यहाँ कंपैरेटिव में क्या आएगा, A2 आएगा और उसके बाद में देन आएगा। सुपरलेटिव में क्या आएगा बेटा, दा आएगा और उसके बाद A3 आएगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करूंगा कि यहाँ पे A1 का क्या मतलब है। A1 का मतलब है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे गुड, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ लिखना पड़ेगा बेटर। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, A3 के साथ में लिखना पड़ेगा आपको बेस्ट। बेटा ये जो मतलब है वो मतलब समझा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया है कोई भी, जैसे आपने ब्रेव लिख दिया, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। तो याद रखना बेटा इस चीज को, कि जब भी आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिग्री पॉजिटिव है, कौन सी कंपैरेटिव है और कौन सी सुपरलेटिव है, तो पहचान करने का जो तरीका है वो क्या है, तरीका वो मैं आपको बता रहा हूं, यही तरीका है। सो एज, देन और द, ये पहचान करने का तरीका। तो देखो पहचानो, यहाँ पे देखो बीच में एज एज दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ये दिखाई दे रहा है एज एज, आ रहा है एज एज। देखो मैंने बताया था सो एज में से कोई एक आएगा तो एज आ रहा है, एक आ रहा है, एज आ रहा है, और अगला एज आएगा, एज आ रहा है, यहाँ भी एज आ रहा है, और बीच में कौन बैठा है, A1। A1 का मतलब ये हमारी कंपैरेटिव है, तो यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल हो जाएगा अगर अपन करेंगे तो। अब इस डिग्री को देखना, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो जब कंपैरेटिव फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, देखना जरा। पॉजिटिव डिग्री का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है, उसके बाद आपकी सिंगुलर, नो अदर के बाद में आपका यहां पे आएगा नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। उसके बाद सो या एज, इन दोनों में से कोई एक आएगा, फिर A1 आएगा, फिर एज आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, पीछे की तरफ सब्जेक्ट आएगा, ये आता है बेटा। तो आप आइडेंटिफाई कर लो अच्छे तरीके से बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भैया, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव डिग्री का ये फॉर्मूला है। तो नो अदर आया है, आया है। सिंगुलर नाउन, ये रहा मेरा सिंगुलर नाउन, ये रहा मेरा सिंगुलर नाउन। भैया ये कौन सा नाउन है मेरा, ये मेरा सिंगुलर नाउन दिया हुआ है। आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है भैया, ये रही। उसके बाद सो एज में से एक आया है। उसके बाद A1, A1 ये रहा मेरा, ये रहा मेरा A1, ये रहा मेरा A1। उसके बाद क्या आया है, एज आया है, आया है। उसके बाद आयरन, यानी कि आयरन जो लिखा है ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। ये तो पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला था। अब आ जाओ कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला। तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला सुनो, सब्जेक्ट आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, उसके बाद A2 आएगा, A2 के बाद देन आएगा, और देन के बाद में आएगा बेटा एनी अदर, और उसके बाद लगेगा सिंगुलर नाउन। तो बेटा ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, ये होता है इसका फॉर्मूला कंपैरेटिव डिग्री का। अब हम आराम से बना लेंगे। पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला ये था और उसी के आधार पर इसमें सेंटेंस भी दिया है। कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला ये है, तो आओ बनाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले आयरन, तो सबसे पहले आएगा आयरन, लिख दिया भैया आयरन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आयरन होता है लोहा, सिंगुलर है तो इजी लगेगा बेटा। उसके बाद A2 चाहिए, तो यूजफुल का A2 क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल, यहाँ पे अपन ने लिख लिया मोर यूजफुल। उसके बाद क्या चाहिए, देन, तो देन लगा दिया अपन ने। देन के बाद क्या चाहिए, एनी अदर, एनी अदर लगा दिया अपन ने। और उसके बाद चाहिए सिंगुलर नाउन, इसमें नाउन कौन सा था बेटा, मेटल, तो ये लगा दिया मैंने मेटल। याद रखना बेटा, आप याद रखना कि यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्के तौर पे आएगा, एयरफोर्स में आता ही आता है। पहचान लो कौन से वाले में दिया हुआ है। तो देखो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ऑप्शन नंबर ए पहले ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए। बी में देखो मोस्ट यूजफुल आ गया, ये कट गया, ठीक है। आयरन इज एज यूजफुल देन, ये तो वैसे ही कट गया। और आयरन इज वेरी यूजफुल देन, नहीं भैया ये भी अपना वैसे ही कट गया। तो इसमें एक ही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। याद रखना एक क्वेश्चन आपका डिग्री का आना तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 PQRS है बेटा ये। अब इनको सॉल्व करना है PQRS को, आओ जरा सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे ही बेटा आपने इस चीज को देखा, किस चीज को देखा, यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे,
और यहां पे आप देखो ऊपर क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ। अब दोनों चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने लिखा है कहीं पर बिकॉज, या फिर लिखा है बिकॉज ऑफ, ध्यान से देखना, या फिर आपने लिखा है बिकॉज ऑफ, बेटा दोनों की बात समझ लेना अच्छे तरीके से। ये दोनों वर्ड हमारे कंजंक्शन होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं, कंजंक्शन। कौन से वर्ड हैं, ये दोनों के दोनों कंजंक्शन है, ये भी और ये भी दोनों कंजंक्शन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए, दोनों से पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि ये पहला सेंटेंस नहीं है, पी हमारा पहला सेंटेंस नहीं है, ये पक्का निश्चित हो गया। यस्टरडे आता है लास्ट में, लास्ट का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अंत में। यस्टरडे क्या है यहाँ पे, यस्टरडे यहाँ पर क्या है, टाइम है। और जब भी समय की बात होगी तो समय हमेशा अंत में लिखा जाता है, सेंटेंस के अंत में लिखा जाता है, तो ये अंत में लिखा जाएगा। अंत का मतलब जो सेंटेंस है उसके अंत में लिखा जाएगा, फिर बिकॉज ऑफ आएगा। इसका मतलब एस से पहले, यानी एस 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 के बाद में पी होगा। एस के बाद में पी देखो कहां है, एस के बाद पी, एस के बाद पी देखना, एस के बाद पी एक तो इसमें है, एस के बाद पी कहां है, एस के बाद पी, बस ये कट गया भैया, देखो देखो कट गए, सारे कट गए अपने आप। एस के बाद पी होना चाहिए। देखो सबसे पहले आएगा क्यू, द मैच वॉज पोस्टपोन यस्टरडे बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको ये हिंट देके समझाया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आपको हिंट दी है, और दो हिंट मिली। कौन सी हिंट मिली भैया, बिकॉज और बिकॉज ऑफ, इन दोनों में से कोई भी आ जाए कंजंक्शन होते हैं, इनसे पहले क्या आता है, सेंटेंस आते हैं। अब यहाँ पे यस्टरडे क्या है, टाइम है, टाइम जब भी आएगा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, तो सेंटेंस तो ये रहा मेरा। अब सेंटेंस के लास्ट में आएगा, इसका मतलब यस्टरडे के बाद में बिकॉज या बिकॉज ऑफ आएगा, तो बिकॉज ऑफ किसके बाद आएगा, यस्टरडे के बाद, यानी एस के बाद पी आना चाहिए, एस के बाद पी आना चाहिए। तो एस के बाद पी देखो कहां कहां था, इसी में था, बाकी सब कट गए, आंसर किस्सा खत्म। इतनी बात समझ में आ गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ना जरा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सुनना। यहां पे कह रहा है वो, टू अचीव सक्सेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वन मस्ट वर्क हार्ड इन लाइफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देखो जब यहां वन मस्ट लिखा है तो हमको पता है कि मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें कहां दिखाई दे रही है, वर्क हार्ड, यानी क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर आएगा। कहां है बेटा क्यू के बाद आर, ये रहा क्यू आर पी एस, यानी क्यू के बाद आर इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसको अपन पी से शुरुआत नहीं कर सकते, ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। आओ मिलाते हैं। सबसे पहले क्यू, वन मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, लो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे बस क्या करना था, मस्ट, वन मस्ट दिया है, मस्ट के बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मस्ट क्या है, इसका मतलब होता है जो मॉडल वर्ब है, चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, चाहिए हमको हर हाल में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां दिख रही थी इन सब में, ये तो टू के साथ लगा है, टू अचीव, ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क हार्ड, वर्क माने काम करना, और हार्ड इसका एडवर्ब हो गया। वर्क वर्ब है और हार्ड क्या है, एडवर्ब। तो वन मस्ट वर्क, हर एक को करना चाहिए, काम करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हार्ड, कठोरता से करना चाहिए, टू अचीव, हासिल करने के लिए, सक्सेस, सफलता को, इन लाइफ, जीवन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस। ठीक है भैया, तो अब इसके आंसर देने हैं 16, 17 और 18, ये 3 क्वेश्चन हैं जो पैसेज पर बेस्ड हैं। आओ जरा देख लेते हैं, आओ जरा देख लेते हैं, देखना। डिसिप्लिन प्लेस, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, अनुशासन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, निभाता है, अनुशासन निभाता है एक महत्वपूर्ण रोल, अभिनय या एक तरीके से बोल सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट चीज निभाता है इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के जीवन में। ध्यान से देखना, इट टीचेस, अब ये इट वर्ड जो हम लगा रहे हैं ना बेटा, किसके लिए लगा रहे हैं, डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। अब बेटा याद रखना, अनुशासन
इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए सिंगुलर है, इट लगा रहे हैं, इट लगा रहे हैं डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन टीचेस हिम, डिसिप्लिन सिखाता है, उसे सिखाता है। हिम किसके लिए लगा रहे हैं बेटा अपन, हिम किसके लिए लगा रहे हैं, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए हिम लगा रहे हैं अपन, ध्यान। इट किसके लिए लगा रहे हैं, डिसिप्लिन के लिए, हिम किसके लिए लगा रहे हैं, स्टूडेंट के लिए। इट यानी कि डिसिप्लिन टीचेस सिखाता है, टीच माने सिखाना, पढ़ाना, ऐसे लिख लो, वह पढ़ाता है, हिम उसको। टू रिस्पेक्ट टाइम, कि सम्मान करो समय का। फॉलो, फॉलो का मतलब होता है निभाओ, पालन करो रूल्स, नियमों का। एंड और परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब क्या हो गया, परफॉर्म करो किस चीज का, हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों का क्या करो, निर्वहन करो। सिंसियरली, सिंसियरली का मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से, पाबंदी के साथ, समय के पाबंदी के साथ। अ डिसिप्लिन स्टूडेंट, बेटा ध्यान से देखना, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ध्यान से देखना। ये एडजेक्टिव है बेटा, ये क्या है, एडजेक्टिव। कैसे आइडेंटिफाई किया अपन ने, एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नाउन है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या समझाया था, कि अगर नाउन से पहले कोई भी शब्द आ जाए, नाउन से पहले, तो उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। जी एडजेक्टिव है बेटा। एक अनुशासित विद्यार्थी, देखो इसको बोलते हैं अनुशासन, और ये हो गया अनुशासित। अनुशासित, एक अनुशासित विद्यार्थी कैन मैनेज, व्यवस्थित कर सकता है, हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई को, एंड अदर एक्टिविटीज, और दूसरी क्रियाकलापों को, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब प्रभावपूर्ण रंग से। कैसे ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, डज नॉट मीन, अनुशासन का मतलब नहीं होता है, मीन माने मतलब होना, द अब्सेंस ऑफ फ्रीडम। भैया अब्सेंस माने अनुपस्थिति, किस चीज की, आजादी की, आजादी की अनुपस्थिति, ये मतलब नहीं होता है। रेदर, के बजाय, इसका मतलब होता है के बजाय, के बजाय। इट हेल्प, इट किसके लिए है, डिसिप्लिन के लिए। इट हेल्प्स, अनुशासन मदद करता है, अ पर्सन, लोगों की या किसी व्यक्ति की, यूज फ्रीडम, उपयोग करो आजादी का, वाइजली, बुद्धिमानी से। तो ये हमारा पैसेज था। पैसेज आपको पढ़ना जरूर आना चाहिए। अगर आप पैसेज नहीं पढ़ोगे जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, एक एक शब्द को तोड़कर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, डिसिप्लिन टीचेस अ स्टूडेंट टू, क्या सिखाता है डिसिप्लिन, अवॉइड स्टडीज नहीं, वेस्ट टाइम नहीं, रिस्पेक्ट टाइम एंड फॉलो रूल्स, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। इग्नोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, अ डिसिप्लिन स्टूडेंट कैन मैनेज हिज एक्टिविटीज, अनुशासित विद्यार्थी मैनेज कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है अपनी क्रियाकलापों को, केयरफुली नहीं, इफेक्टिवली यस एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रभावपूर्ण ढंग से, स्लोली नहीं, अनसक्सेसफुली नहीं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, डिसिप्लिन हेल्प अ पर्सन टू, यानी कि एक अनुशासन, अनुशासन जो है वो मदद करता है पर्सन की। अवॉइड फ्रीडम, बिल्कुल भी नहीं। यूज फ्रीडम वाइजली, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक रूल्स, बिल्कुल नहीं। एस्केप रिस्पांसिबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। तीनों कट गए, आंसर मिल गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे। यहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमको भरना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, पैसेज है, क्लोज पैसेज है। अब क्लोज टेस्ट को अपन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो। सक्सेस डज नॉट कम, सक्सेस यानी सफलता नहीं आती है आसानी से, तो एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, वेरी, बहुत आसानी से नहीं आती है। यहां पे हम क्या भरेंगे, वेरी। भाई बहुत आसानी से नहीं आती है, सफलता बहुत आसानी से नहीं आती है। सक्सेस माने सफलता, डज नॉट कम, कम माने आना, इजिली का मतलब होता है आसानी से। कितनी आसानी से, बहुत आसानी से, तो वेरी लगेगा, किसी प्रकार का प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, हमको वेरी लगाना है।
ठीक है, तो सफलता नहीं आती है बहुत आसानी से। अ पर्सन मस्ट वर्क हार्ड, एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड रिमेन ध्यान से देखना 20 टूवर्ड्स हिज गोल, और उसे कैसा रहना चाहिए। अब देखो यहां पे लिखा है डिटरमाइंड, तो ये तो एडजेक्टिव है बच्चे, एडजेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये, नहीं आएगा। ठीक है, रिमेन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यस यस यस, यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, डिटरमाइन, रिमेन डिटरमाइन या रिमेन डिटरमाइनिंग, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, उसे रहना चाहिए कैसा। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, दृढ़ निश्चयी, उसे कैसा रहना चाहिए, दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए। टूवर्ड्स हिज गोल, अपने गोल, गोल का मतलब हो गया अपने लक्ष्य की तरफ कैसा रहना चाहिए, दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए। डिटरमाइन का मतलब दृढ़ निश्चय करना, इसे क्या कहा जाएगा, दृढ़ निश्चय करना, इसको कहा जाएगा दृढ़ निश्चय करना। डिटरमाइनिंग दृढ़ निश्चय, इसका मतलब भी वही है, जो इसका है वही इसका है, मैं लिख नहीं रहा हूं, एक ही समझ लेना है ना। दृढ़ निश्चय करना, डिटरमाइनिंग का मतलब भी दृढ़ निश्चय करना, एक ही बात है दोनों की। इसका मतलब हो गया दृढ़ निश्चय, ठीक है। और डिटरमाइंड का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट में हमको नहीं चाहिए, इसकी हमको जरूरत नहीं है। तो हमारा 19 और 20 दोनों के राइट आंसर आ गए, ऊपर वाले का सी है, नीचे वाले का बी है। ठीक है, मैंने आपको पैसेज, बहुत सिंपल पैसेज हैं और इसी टाइप के पैसेज आपके एयरफोर्स में देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, चीजों को हम इसीलिए यहाँ हैं, इसीलिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करा सके। कहीं कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए तो उसको क्लियर करें, ग्रामर का कोई रूल छूट जाए तो उसको क्लियर करें, जंबल कैसे सॉल्व करें वो अपन सीखेंगे और सीख ही रहे हैं, और धीरे धीरे अपन और भी क्वेश्चन इसी टाइप के और भी लेकर आएंगे, जिसमें जंबल हो, पैसेज हो, या फिर आपका क्लोज टेस्ट हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। हमें हर तरीके से पेपर के लिए रेडी रहना है, हमको अपना माइंड पूरा सेटअप करके रखना है कि पेपर में कोई भी कैसी भी चीज आ जाए हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आज मैंने पूरा टाइम दिया है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं कराया है, क्योंकि समय का अपने पास आज कोई अभाव नहीं था, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा है तो एक बार जो भी, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई कमी है, मैं फास्ट या स्लो पढ़ा रहा हूं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट भी अगर लगा है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ, या फिर नए रूल और नए एग्जाम्पल के साथ, नए एमसीक्यूज के साथ में कल मुलाकात होगी आपसे। कोई भी बात है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट आपका हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, और कोशिश तो रहती है, हालांकि 200-300 बहुत ज्यादा कमेंट हो जाते हैं, काफी कमेंट आते हैं, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ कोई कमी लग रही है, या कहाँ कौन सा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आया, मैं उसको समझाने की दोबारा कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।